हेलो। ये है नीट की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज। इसमें हम एक ही वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे जो कि पिछले 33 ईयर्स में नीट में या रिलेटेड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज फ्लूइड्स के, फ्लूइड मैकेनिक्स के, फ्लूइड डायनामिक्स के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कर लेंगे। और आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो क्या पता फिर से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाए इस बार के आपके नीट के एग्जाम में। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना आपका टाइम वेस्ट किए। मेरा नाम विक्रांत किरार है, मैंने आइट ग्रुप से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है और एंड गेम सीरीज के सभी वीडियोस को एक साथ देखने के लिए आपको आना चाहिए bit.ly/physics endgame। इसको आप ब्राउजर में टाइप करो, वहाँ पे आपको ये सारे कलरफुल नोट्स मिल जाएंगे, सारे के सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आराम से आप देख सकते हो। साथ में मेरी लाइव क्लासेस भी होती है, उसका लिंक है bit.ly/bombphysics। तो सारी चीज़ें आपको इन लिंक्स पे मिल जाएगी। अच्छा, मेरी लाइव क्लासेस होती है कहाँ पर है? वो होती है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, जो इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए, चाहे नीट के लिए, IIT JEE के लिए, CBSE बोर्ड्स, फाउंडेशन, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मिलती है डेली लाइव क्लासेस। हर हफ्ते वहाँ पर स्ट्रक्चर्ड कोर्स लॉन्च होते रहते हैं नए। आप लाइव क्लासेस में एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हो, अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो और आपको पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड मिलता है जिसमें पता चलता है आपके कौन से टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक है, कहाँ आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इससे आपको एक्चुअली बहुत अच्छा फायदा होता है। तो आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। दोनों ही सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मेरा कोड विक्रांत यूज़ करो। आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो। वैसे आप अपना एक फ्री प्लान भी अनलॉक कर सकते हो। फ्री प्लान के भी बहुत सारे फायदे हैं और उस पर भी आपको मेरा ही कोड लगाना है, विक्रांत। तो अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सबसे पहला टॉपिक जो फ्लूइड मैकेनिक्स में आता है वो है प्रेशर डेंसिटी, पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो पास्कल्स लॉ क्या होता है? हमारा प्रेशर किसी भी कनेक्टेड फ्लूइड में सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है। जैसे यहाँ प्रेशर है वो यही प्रेशर रहने वाला है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? हमें जो बॉयंट फोर्स लगता है उसकी वैल्यू आती है रो वी जी। यहाँ पे जी ग्रेविटी है, रो लिक्विड की डेंसिटी होती है, वी डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होता है। बहुत ही सिंपल इसके क्वेश्चन होने वाले हम करेंगे। और हमारे पास किसी भी लिक्विड में डेल्टा पी अगर ऊपर नीचे हम मूव कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू आ जाती है रो जी एच। यहाँ पे डेंसिटी उस लिक्विड की यूज की जाती है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करें तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे इन YouTube जिस पर हम वीडियो देख रहे हैं। As shown in figure, water and oil are in the left side and right side of the tube respectively. ये left side में water है, right side में oil है. The heights from the corner from the bottom for water and oil columns are 15 and 20 centimeter respectively. The density of the oil is, तो यहाँ पे देखते ही मुझे ना तुरंत आंसर पता चल गया। देखो कैसे। पहली बात तो हमारे पास वाटर है और ऑयल है। यहाँ हम देखते हैं कि वाटर का लेवल नीचे है, ऑयल का लेवल थोड़ा ज्यादा ऊंचा है। तो इन दोनों में से, वाटर और ऑयल में से कौन सी चीज ज्यादा भारी होगी, यानी किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? जो ज्यादा नीचे आ रहा है उसकी डेंसिटी ज्यादा रही होगी, है ना। तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा, यानी ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम है। वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1000 से कम। यहाँ पे कितने ऑप्शन है? सिर्फ एक ऑप्शन है, तो हमारा आंसर वैसे ही आता है सी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको पॉज करो वीडियो को और सॉल्व करने की कोशिश करो। तो करा कि नहीं करा मुझे नहीं पता, मैं बताता हूँ। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास सेम ये कनेक्टेड लिक्विड्स हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सेम प्रेशर होगा। तो यहाँ पर PATM सेम था, हवा में ओपन है ये, है ना, PATM सेम था। तो यहाँ से नीचे आते समय हमारे पास प्रेशर की वैल्यू कुछ बढ़ गई होगी। कितनी हो जाएगी? रो वाटर इंटू जी इंटू एच की वैल्यू क्या है? 15। इसी तरीके यहाँ पर भी PATM था, यहाँ से नीचे आते आते हमारे प्रेशर की वैल्यू कुछ बड़ी होगी जिसकी वैल्यू हो जाएगी रो ऑयल इंटू जी इंटू 20। और यहाँ पे जो प्रेशर था, यहाँ पे जो प्रेशर था, दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, यानी दिस इज इक्वल टू दिस। यहाँ से हमारे पास सीधे सीधे आंसर आ जाता है। देखो G से G की वैल्यू कट जाएगी ऐसे, और डेंसिटी ऑफ ऑयल की वैल्यू आ जाएगी, डेंसिटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू 15 डिवाइडेड बाई 20, यानी कि T/4, यानी कि 750 kg पर मीटर क्यूब। बहुत ही सिंपल है, सी आंसर हमने पहले ही मार्क कर लिया था। अगला सवाल देखते हैं। यूट्यूब, फिर से यूट्यूब आ गई। पे सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार। With both ends open to the atmosphere is partially filled with water. Oil, which is immiscible, पानी में मिल नहीं सकता, with water is poured into one side until it stands at a distance of 10 millimeter above the water level on the other side. Meanwhile, water rises by 65 mm from its original level. The density of the oil is effectively exactly वैसा ही सवाल है जो हमने पिछली बार सॉल्व किया।
इस बार हमारे पास हाइट्स और उसकी वैल्यूज कुछ अलग दी हुई है, तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, मैं बताता हूँ, देखो क्या हुआ। यहाँ पर हमारे पास देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ से नीचे आएंगे इस लेवल तक। इस लेवल पे दोनों हमारे प्रेशर सेम होने चाहिए, क्योंकि ये कनेक्टेड लिक्विड है ना। एक भी तरफ प्रेशर ज्यादा होता है तो फ्लूइड दूसरी तरफ फ्लो हो जाता है, यहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा है, यानी यहाँ का प्रेशर सेम। यहाँ पे कितना प्रेशर हो जाएगा, बी पर वो जाएगा पी ए प्लस रो जी एच। यहाँ पे कितना हो जाएगा, पी ए प्लस रो जी एच। यहाँ पे डेंसिटी और हाइट दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पर हम इक्वेट कर सकते हैं सीधे सीधे। डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी इंटू एच। ऑयल के कॉलम की हाइट कितनी है, 65 प्लस 65 कितना हो जाता है, 130 प्लस 10 यानी कि 140। अभी यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों तरफ वो कैंसिल आउट हो जाता है। इज इक्वल टू दूसरी तरफ हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है वाटर, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू वाटर के कॉलम की हाइट कितनी है, 65 प्लस 65 130। जी से जी हमारा कट जाता है और हमारे पास आ जाती है डेंसिटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू 13 डिवाइडेड बाई 14। तो डेंसिटी ऑफ वाटर से थोड़ा सा कम, कितना कम, 13/14, बहुत ही उसका रेशियो कम आने वाला है। तो वाटर से कम, हजार से कम हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, सारे ही 1000 से कम है, लेकिन इनमें से ये सब बहुत ज्यादा कम है ना। तो 928 हमारा एक्चुअली आंसर होने वाला है। आप ऐसा भी देख सकते हो, अगर इससे नीचे वाला आंसर क्या है हमारा 800, अगर 800 हमारा आंसर होता तो यहाँ पे वैल्यू आती है 4/5। 4/5 से तो ज्यादा ही होता है 13/14, इसलिए हमारा आंसर यही होने वाला है। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला आंसर देखते हैं, अगला आंसर नहीं अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंसर तो निकालेंगे। 2 नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स, ये अच्छा सवाल है, इसको आपको सॉल्व करना चाहिए खुद से पॉज करके। ऑफ डेंसिटीज रो एंड एन रो, जहाँ पे एन की वैल्यू ज्यादा है, आर पुट इन ए कंटेनर। तो अच्छा, एक कंटेनर में 2 लिक्विड डाल दिए जिसकी डेंसिटी रो और एन रो है, एन की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो कौन सा वाला लिक्विड नीचे जाएगा, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो एन रो की डेंसिटी रो से ज्यादा है, तो हमारे पास एक ऐसे कंटेनर है। ओके, यहाँ पर हमारे पास 2 लिक्विड है ऐसे, ये वाला है एन रो, इसकी डेंसिटी एन टाइम्स रो, इस वाली की है सिर्फ रो। द हाइट ऑफ ईच लिक्विड इज एच, तो ये वाली हाइट दोनों में एच दे रखी है, एच एच। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ एल एंड डेंसिटी डी इज पुट इन दिस कंटेनर, इसमें एक सिलेंडर डाल दिया हमने। द सिलेंडर फ्लोट्स विद इट्स एक्सिस वर्टिकल एंड लेंथ पी एल, पी की वैल्यू 1 से छोटी है, इन द डेंसर लिक्विड, तो डेंसिटी डी इज इक्वल टू। तो हमारे पास यहाँ पर एक इस तरीके से सिलेंडर है जिसका एक्सिस वर्टिकल है, ऐसे वो तैरता है, ठीक है। उसकी लेंथ है कैपिटल एल, एल में से कितना वाला पार्ट, पी टाइम्स एल नीचे की तरफ तैरता है, ऊपर कितना तैर रहा होगा वो हो जाएगी वैल्यू 1 माइनस पी टाइम्स एल, या फिर एल माइनस एल पी। ओके, इसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया रहा होगा, उसको भी मैं मान लेता हूँ। इस वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। इस पे बॉयंट फोर्स हमें बैलेंस कराने mg के बराबर, और हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं कर रहे ना सॉल्व, मैं ही सॉल्व करके बताता हूँ। देखो, बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू mg, हमें ये कर देना। बॉयंट फोर्स कितना लग रहा होगा, देखो बॉयंट फोर्स लग रहा होगा नीचे वाले के कारण कुछ, ऊपर वाले के कारण कुछ। तो पहले नीचे वाले के कारण देखते हैं। बॉयंट फोर्स की वैल्यू होती है रो जी, रो वी जी, ठीक है। डेंसिटी नीचे वाले की है एन इंटू रो, वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ है, इसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू ये वाली लेंथ, एरिया की वैल्यू कितनी थी, ए इंटू पी इंटू एल, है ना, ये हमारी वॉल्यूम आ गई। रो वी इंटू जी प्लस ऊपर वाले लिक्विड के कारण भी कुछ इस एरिया में बॉयंट फोर्स होगा, तो उसके लिए हम ऊपर वाले लिक्विड की डेंसिटी लगाएंगे, तो वो डेंसिटी कितनी हो जाती है, सिर्फ रो इंटू वॉल्यूम कितना है यहाँ पर, इसका वॉल्यूम है क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू ये वाली लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इंटू लेंथ की वैल्यू कितनी है 1 माइनस पी टाइम्स एल इज इक्वल टू, इस पूरी सिलेंडर पे नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा मास इंटू जी, मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। अब डेंसिटी, इस सिलेंडर की डेंसिटी की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, वो वाली वैल्यू हमें दी हुई है डी इंटू इसका वॉल्यूम कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू उसकी टोटल लेंथ एल इंटू जी। हमारे पास इक्वेशन आ गई, बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो कितनी चीजें यहाँ पर कैंसिल आउट हो जा रही है, जी सभी जगह कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमने जी लिखा ही नहीं, इस
इसमें तो जी लिखना पड़ेगा ना, मैं रो इंटू वी इंटू जी करना था। जी से सारे जी कैंसिल हो गए। क्या हमें दिख रहा है कि ए से ए कैंसिल हो जाता है, और एल से एल से एल भी कैंसिल हो जाता है। तो बचता क्या है हमारे पास? सिंपल सा बचता है डी एन रो पी। यहां से देखो, एन आ गया, रो आ गया, पी आ गया, और इसमें से क्या बचेगा? रो बचा है और वन माइनस पी बचा है, प्लस वन माइनस पी टाइम्स रो। तो इनमें से कोई ऑप्शन हमें दिख रहा है क्या? अच्छा, इन ऑप्शन में हम सब में देखते हैं कि डेंसिटी रो को इनने बाहर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे हम भी डेंसिटी को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर बचता है हमारे पास एन पी प्लस वन माइनस पी। तो ये आ जाता है डेंसिटी इंटू वन प्लस एन माइनस वन टाइम्स पी। क्या ये हमें कोई ऑप्शन दिख रहा है? वन माइनस एन, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाता है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान, आसान तो था, देखो थोड़ा लंबा था पर आसान था। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। अगले सवाल पे चलें। द अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ एन ओशन इज इतना, ठीक है। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज इतनी, ये हमारे पिछले चैप्टर का सवाल आ गया है, बल्क मॉडुलस वाला। एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज इतनी। व्हाट फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर विल बी ऑब्टेन्ड एट द बॉटम ऑफ द ओशन। देखो हमें कंप्रेसिबिलिटी दी हुई है ना, कंप्रेसिबिलिटी इज 45.4 इंटू 10⁻⁻11 पर पास्कल। वो क्या होता है हमारा? 1/b होता है। अच्छा, बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है? बल्क मॉडुलस होता है हमारा पी एक्सेस, है ना, डिवाइडेड बाय माइनस डेल्टा वी बाय वी। हमसे पूछा है क्या है? व्हाट फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर विल बी ऑब्टेन्ड एट द बॉटम। फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर यानी वाटर की वॉल्यूम कितनी कम हो जाएगी। तो हमसे एक्चुअली डेल्टा वी बाई वी ही पूछा है। डेल्टा वी बाय वी, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो पी एक्सेस डिवाइडेड बाय बी हमें आ जाएगा। यानी पी एक्सेस की वैल्यू, एक्सेस प्रेशर नीचे कितना है? रो जी एच। तो रो की वैल्यू कितनी है? 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू है 10। हाइट कितनी है? मतलब डेप्थ ओशन की है 2700 मीटर। सारी चीजें एसआई में चल रही है। इंटू बी, 1/b है, यानी कि उसको हम के बोल सकते हैं यहाँ से, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 45.4 इंटू 10⁻⁻11। बस हमें यही कर देना। अब इसको आप सॉल्व करिए। 3 4 5 6, 6 इसमें से चला जाएगा, ये आ जाता है हमारा 27 इंटू 45.4 इंटू 10⁻³ 3 4 5 6 11 में -5। तो आप सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर आ जाता है अपना लगभग 1.2 इंटू 10⁻⁻²। और हमारा वही है आंसर, यहाँ पर बी हमारा आंसर आ जाता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगले सवाल पे चलते हैं। In rising from the bottom of the lake to the top, temperature of an air bubble remains unchanged. ये thermodynamics आ गई है? नहीं, अभी तक नहीं आई। But its diameter gets doubled. If h is the barometric height, है ना, ठीक है, at the surface of the lake, the depth of the lake is। ये बहुत अच्छा सवाल है। वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं बता देता हूँ इसमें क्या होता है। हमारे पास इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT। टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हमारी वॉल्यूम देखो, लेक में क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से लेक है। नीचे हमारे पास डेप्थ में बबल छोटा था, यहाँ तक आते आते बबल का डायमीटर डबल हो गया है। क्या हो गया है? डायमीटर गेट्स डबल। डायमीटर डबल हो गया यानी रेडियस भी डबल हो गया है। तो यहाँ पर अगर कुछ वॉल्यूम था तो ऊपर वॉल्यूम बढ़ गया है, कितना? 8 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो इस पॉइंट को मैं दे देता हूँ नाम 1, इस पॉइंट को दे देता हूँ नाम नंबर 2। तो हमारे पास V2 की वैल्यू आ जाती है V2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स V1, यानी कि P1 V1 अपॉन P2 V2। अब इससे ज्यादा मैं नहीं बता रहा, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करके बताओ। ओके, देखो हमारे पास आ जाता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अच्छा, इन दोनों में बताओ कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा? P1 की वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि नीचे डेप्थ है तो P1 की वैल्यू आ जाती है P2 इंटू V2 बाय V1। V2 बाय V1 की वैल्यू है 8 इज इक्वल टू 8 टाइम्स P2। अब देखो हमारे पास आ गया P1 8 गुना है इस प्रेशर का। यहाँ पे जो प्रेशर है इस प्रेशर का 8 गुना, लेकिन ये प्रेशर बड़ा क्यों होगा?
क्योंकि हम कुछ नीचे आए हैं, तो रो वाटर इंटू जी इंटू एच, उसके कारण हमारा प्रेशर बढ़ गया होगा। तो प्रेशर कितना बढ़ गया होगा, ऊपर कितना था, हम देख लेते हैं। हमारे पास जाता है डेल्टा पी इज इक्वल टू रो इंटू, हमारे पास यहाँ पर एक डेप्थ डी से हम मानते हैं, रो वाटर की होगी यहाँ पे, रो वाटर इंटू डेप्थ डी इंटू रो जी एच, है ना। ये हमारे पास प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर था P1, यहाँ पर प्रेशर है 8 टाइम्स P1, तो डिफरेंस कितना हो गया प्रेशर का, वो हो जाता है 8 P1 माइनस P1 इज इक्वल टू 7 टाइम्स P1। अच्छा, P1 की वैल्यू कितनी है, हमें दे रखा है यहाँ पर P1 इज रिलेटिव डेंसिटी मर्करी की रो है ना, इज इक्वल टू 7 टाइम्स P1 की वैल्यू आ जाती है रो ऑफ मर्करी, तो वो रो इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ मर्करी आ गई। क्यों, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर से रिलेटिव डेंसिटी को मल्टीप्लाई करोगे तभी तो हमारे पास मर्करी की एक्चुअल डेंसिटी आ जाएगी। तो ये भी इन्होंने गलत नोमेनक्लेचर है यार, इसकी जगह कुछ ए बी सी डी कुछ रखते थे, ये रिलेटिव डेंसिटी को भी रो रख दिया, डेंसिटी भी रो है। रो इंटू जी इंटू एच कितनी हमें, इफ एच तो दे ही रखा है, मर्करी का प्रेशर हमें पता चले, तो हमारी इक्वेशन आ गई यहाँ पर देखो, रो वाटर इंटू डी इंटू जी इज इक्वल टू 7 टाइम्स रो वाटर इंटू जी इंटू एच। हमारा जी से जी कट जाता है, रो वाटर से रो वाटर कट जाता है, और हमारे डेप्थ डी की वैल्यू आ जाती है सीधे सीधे 7 रो एच, 7 रो एच हमारा आंसर ये है। साथ में इसकी ऐसा यूनिट मीटर लगी हुई है। तो ये काफी अच्छा सवाल था, काफी कंफ्यूजिंग था भी था, और इसको पॉज करके एक बार फिर से सॉल्व करके देख लो, ऐसे सवाल आपको सॉल्व करने आने चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। The compressibility of water is 4 into 10 raised to the power minus 5 per unit atmospheric pressure। ठीक है, लिखते हैं भाई, compressibility is equal to 4 into 10 raised to the power minus 5 पर atmospheric pressure, तो मैं इसको ATM ही लिख देता हूँ, पर पास्कल इसको मैं ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर सकता था, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, देखते जाओ। The decrease in volume of 100 cm cube of water under a pressure of 100 atmosphere will be, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो B होता है एक्सेस पी एक्सेस अपॉन माइनस डेल्टा वी बाय वी। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, तो हमें क्या पता करना है, द डिक्रीज इन वॉल्यूम, हमें पता करना है डेल्टा वी की वैल्यू पता करनी है। डेल्टा वी इज इक्वल टू वी इंटू पी एक्सेस डिवाइडेड बाय बी आ जाएगा, और बी की वैल्यू होती है 1/k, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी k, हमें सब मल्टीप्लाई कर देना है। वॉल्यूम कितना था, सेंटीमीटर क्यूब में हमें दिया गया था, आंसर भी सेंटीमीटर क्यूब में ही है ऑप्शन, तो हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। 100 इंटू एक्सेस प्रेशर कितना है 100 ATM, 100 ATM इंटू के की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10⁻⁻5 पर ATM। ATM से ATM कट गए, यूनिट कन्वर्जन से हम बच गए, आंसर आया था 4 इंटू 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 यानी कि 0.4 cm, ये हमारा आंसर आया था। बहुत ही अच्छा तो नहीं बोलेंगे, बस सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, अगला सवाल नहीं है हमारे, अब सवाल आएंगे कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज प्रिंसिपल्स। कंटिन्यूटी क्या बोलती है, देखो हमारे पास ऐसे पाइप है, आगे जाकर के वो पतला हो गया, तो इसमें हमें पता है यहाँ जितना फ्लूइड अंदर गया था उतना यहाँ पे निकला होगा, और अगर फ्लूइड कंप्रेस नहीं हो सकता है तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो यहाँ थी वो यही होगी, उससे हमें पता चल जाता है A1V1 इज इक्वल टू A2V2। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है। बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, किसी भी फ्लो में हमारे पास यहाँ पर कुछ प्रेशर हो सकता है, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी हो सकती है, और अगर ये यहाँ से पाइप ऐसे ऊपर जा रहा है, इसका कुछ हाइट का लेवल हो सकता है यहाँ पर H1, इसका कुछ यहाँ पर हाइट का लेवल हो सकता है H2। इस जगह पे हम लग देंगे P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच 1 इज इक्वल टू, इस पॉइंट पर जो भी प्रेशर की वैल्यू है और यही सारी चीजें हम रख देंगे, तो इफेक्टिवली हमारे पास P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। फिर तीसरी चीज है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, इन्हीं दोनों का यूज करके बनाया जाता है। जब बेसिकली हमारे पास इस तरीके का टैंक है, उस टैंक में यहाँ पे छोटा सा छेद कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे पानी की धार निकलती है, उसकी कुछ वेलोसिटी होती है, उसे बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स।
उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली टॉरसेलीज लॉ उसे बोला जाता है, उसकी वैल्यू हो जाती है √2gh, जहाँ पे ये हाइट h है। तो अगर मैं यहाँ से बॉल नीचे फेंकूंगा तो उसकी वेलोसिटी भी h हाइट से क्या हो जाती है, √2gh। अगर बॉल फेंकने की जगह ऐसे टैंक है उसमें मैंने छेद कर दिया तो उसमें से जो वेलोसिटी निकलेगी वो √2gh हो जाती है। कंडीशन क्या है कि यहाँ पर ये वाला एरिया और यहाँ पे उसका छोटा सा एरिया, उन दोनों का रेशियो बहुत अजीब सा होना चाहिए ना, मच मच लेस देन 1 ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो वो अक्सर ऐसा ही होता है। नेक्स्ट, अब इनके क्वेश्चन देखते हैं कैसे सवाल पूछे जाते हैं। अ स्मॉल होल ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन 2 मिलीमीटर स्क्वायर, बहुत छोटा एरिया है, 2 इंटू 10 रेज टू पावर 2 इंटू 10 रेज टू पावर -6 है ये मीटर स्क्वायर, इज प्रेजेंट नियर द बॉटम ऑफ अ फुल्ली फिल्ड ओपन टैंक ऑफ हाइट 2 मीटर। ठीक है, टेकिंग g इज इक्वल टू इतना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर ऑन द ओपन होल वुड बी, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जिसे हम क्यू बोलते हैं वो हो जाती है एरिया इंटू स्पीड। एरिया की वैल्यू है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 2 इंटू 10⁻⁻6। स्पीड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2gh, 2 इंटू जी की वैल्यू है 10, h की वैल्यू है 2 मीटर। तो ये आ जाता है हमारा 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 √10। √10 की वैल्यू कितनी होती है, √10 की वैल्यू आ जाती है 4 इंटू 10⁻⁻6। √10 की वैल्यू होती है हमारी 3.16, ऑलमोस्ट पाई के बराबर होता है, पाई होता है 3.14, 3.16। इसकी वैल्यू आ जाती है 12.64 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब पर सेकेंड, जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही अच्छा सा सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। A wind with speed of 40 मीटर पर सेकेंड blows parallel to the roof of a house। ठीक है, तो the area of the roof is 250 square meter। Assuming that the pressure inside the house is atmospheric pressure, the force exerted by the wind on the roof and the direction of the force will be, density of air भी हमें दी हुई है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, तो आपको इसे सॉल्व करना चाहिए। वीडियो को पॉज करके मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। हमारे पास इस तरीके से घर है, यहाँ पर बहुत तेजी से विंड चल रही है, इसकी वेलोसिटी भी है। यहाँ पर विंड नहीं चल रही है, अंदर है हमारे पास PATM। अब यहाँ पर देखोगे तो आप इस पॉइंट पे कुछ प्रेशर है, इस पॉइंट पे शायद थोड़ा प्रेशर कम होगा क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी है हवा की, प्रेशर कम होगा। यहाँ पर कुछ एरिया है तो हमारे पास डेल्टा P इंटू एरिया कर दोगे तो वो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। बर्नौलीज थ्योरम लगनी है, बर्नौलीज इक्वेशन का यहाँ पे हम यूज करेंगे। देखो नीचे तो हमारे पास PATM है, ऊपर भी। अब यहाँ पर अगर जस्ट हम थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो हमने हाइट में ज्यादा चेंज नहीं किया, तो हम डेल्टा H वाली टर्म को इग्नोर कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर, ये ऊपर वाले पॉइंट पे आ गए, और नीचे वाले पॉइंट पे वहीं पे हम क्या लिखते हैं, हाइट का डिफरेंस नहीं है, इज इक्वल टू P, अंदर घर के अंदर क्या प्रेशर है, PATM, और प्लस अंदर की वेलोसिटी कितनी, घर के अंदर तो कोई वेलोसिटी चल नहीं रही है, हवा विंड मतलब विंड रुकी हुई है, तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता क्या चलता है, PATM माइनस P इज इक्वल टू हाफ रो V स्क्वायर। ऊपर की तरफ हमारा प्रेशर है P, नीचे की तरफ हमारा प्रेशर PATM माइनस P हमारा डेल्टा प्रेशर का डिफरेंस आ गया। इसकी वैल्यू होगी हाफ रो V स्क्वायर। रो किसका है, एयर का, जिसकी वैल्यू भी हमें दी है हाफ इंटू, इसकी वैल्यू है 1.2 इंटू V की वैल्यू कितनी है 40 का स्क्वायर यानी 1600। अच्छा, इसका और एक बताओ, हमें फोर्स कितना लगेगा, फोर्स होता है एरिया इंटू डेल्टा P, ये डेल्टा P था हमारा, तो फोर्स की वैल्यू आ जाती है 250 इंटू 0.6 इंटू 1600, और इसकी वैल्यू हो जाती है, आप सीधे सीधे सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाता है हमारा 2.4 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। ऊपर की तरफ लग रहा होगा फोर्स, है ना, यहाँ पे ज्यादा प्रेशर, यहाँ कम प्रेशर है, ऊपर की तरफ लग रहा होगा। ये कैसे आ गया, देखो 250 को आप मल्टीप्लाई कर दो 4 से, यहाँ से 4 ले लोगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000, 1000 को फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे हमारा 400 बचा हुआ था, 400 से ये 4000 इतना जाएगा, और 4 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाता है 2.4, और फिर 10⁵ हमारा बचा हुआ आ जाता है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। द सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ ए स्प्रे पंप has a radius r, one end of which has n fine holes, each of radius r. If the speed of the liquid in the tube is v, the speed of ejection of the liquid through the holes is, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यहाँ पे यूज होगा। हमारे पास यहाँ पर एक रेडियस कैपिटल आर था और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे होल थे, n होल्स थे जिनका सबका रेडियस आर था। अब हमें क्या करना है,
ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, क्योंकि जितना लिक्विड यहाँ से आएगा उतना ही यहाँ से निकलेगा। तो ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करना है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। इस तरफ का हमारा एरिया कितना है? इस तरफ का हमारा एरिया है पाई आर स्क्वायर इंटू यहाँ पर हमारी वेलोसिटी कितनी है? इफ द स्पीड ऑफ द लिक्विड इन ट्यूब इज v, यहाँ पर हमारी है स्पीड v इंटू v इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास एरिया कितना है? इस जगह पे देखो हमारे पास एक का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर और ऐसे n हमारे पास है, तो n पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और v2 की वैल्यू हमें पता करनी है, जिसको मैं बोल देता हूँ v। तो यहाँ पर पाई से पाई कट गया और हमारे इस लाल वाले v2 बोलते हैं इसको। v2 की वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर अपॉन एन आर स्क्वायर टाइम्स कैपिटल V। ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। अगले सवाल पे चले। अ फ्लूइड इज इन स्ट्रीमलाइन फ्लो अक्रॉस ए हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फॉर दिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमारे पास पहले एक पाइप बना लेते हैं, हॉरिजॉन्टल है ना, तो ऐसे बना देते हैं, कहीं पे उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, कहीं पे कम है। ऑप्शन देखते हैं। द वेलोसिटी इज मिनिमम एट द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द पाइप एंड द प्रेशर इज मिनिमम एट द वाइडेस्ट। गलत है ये ऑप्शन। देखो क्या होता है हमारे पास a1 v1 और यहाँ पे a2 v2 इस तरीके से आप समझो। तो हमें पता है a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, कंटिन्यूटी की इक्वेशन है a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। अब अगर यहाँ पर एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी ना, तो यहाँ पर एक्चुअली वेलोसिटी सबसे, जितना कम एरिया उतना ज्यादा वेलोसिटी। यहाँ के लिए वेलोसिटी इज मिनिमम एट द नैरोएस्ट, जबकि वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द नैरोएस्ट होती है। तो ए ऑप्शन तो हमारा नहीं होने वाला। दूसरा क्या है? द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द पाइप। ठीक है, तो वेलोसिटी एंड प्रेशर आर मैक्सिमम, वेलोसिटी एंड प्रेशर आर मैक्सिमम एट द वाइडेस्ट। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है हमारा, डी भी नहीं हो सकता। अब या तो ये होगा या ये होगा, दोनों में वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही है नैरोएस्ट पार्ट पे। प्रेशर के साथ क्या होगा? अब देखो प्रेशर के लिए हमें बर्नौलीज इक्वेशन लगानी होती है। प्रेशर से यहाँ पे मान लो P1 है, यहाँ पर P2 है, दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो हम क्या लिख सकते हैं? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। अब अगर V2 बहुत ज्यादा है, V2 बहुत ज्यादा है, तो P2 की वैल्यू कम हो जाएगी, तभी तो वो इसके बराबर होगा। तो जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना कम प्रेशर। इसीलिए तो हमारा वो एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, सिर्फ हवा मारते हैं तो यहाँ पे हवा की स्ट्रीम में प्रेशर कम होता है, तो चीजें उसमें आने की कोशिश करती। तो वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द नैरोएस्ट पार्ट, और इसीलिए वहां पर प्रेशर मिनिमम हो जाता है। तो प्रेशर मैक्सिमम कहाँ हो जाएगा? वाइडेस्ट पार्ट पे, जहाँ वेलोसिटी सबसे कम होती है। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। जहां पे वेलोसिटी स्लो होगी वहां प्रेशर ज्यादा होगा, जहां वेलोसिटी फास्ट होगी वहां प्रेशर कम हो जाएगा। बी हमारा आंसर। आगे चलते हैं। तो अब आ गए हम टॉपिक विस्कोसिटी पे। विस्कोसिटी देख के बहुत डरावना टॉपिक लगता है, लेकिन इसमें गिनती के 3-4 ही फॉर्मूले, बस इनको याद रख लो। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इससे और कुछ करने के लिए है भी नहीं, दिमाग लगाने के लिए ज्यादा यहाँ पे है भी नहीं। विस्कोसिटी होती है ईटा। ईटा होता है हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट है। यहाँ पर देखो ये है फोर्स पर यूनिट एरिया, ये भी स्ट्रेस ही है, लेकिन इस बार स्ट्रेस हमारा ऐसे वाला स्ट्रेस होता है। अभी तक हमारा इस तरीके से ये एरिया है, उस पर ऐसे फोर्स लगता था, अब की बार इस डायरेक्शन में हम उसको स्लिप करा रहे हैं, है ना। विस्कोसिटी के लिए हम स्लिप कराते हैं, तो ये होता है स्ट्रेस। ये होता है स्ट्रेन रेट, या फिर इसे वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं हम, v डिवाइडेड बाई l। लेंथ के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज करती है? तो ये एक फॉर्मूला है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट। स्टोक्स लॉ, जब भी किसी विस्कस फ्लूइड में कोई चीज नीचे गिरती है तो उसके ऊपर ऐसे ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स लगता है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है 6 पाई ईटा आरवी। हमें सिर्फ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए ये कैलकुलेट करना है। स्क्वायर गिराओगे तो उसके लिए फॉर्मूला अलग आएगा, और अलग अलग शेप के लिए अलग अलग आ सकता है। हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ स्क्वायर के लिए याद रखना है, याद कर लो। अगर ये फोर्स की वैल्यू mg के बराबर हो जाए नीचे वाले, तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, यानी उसकी वेलोसिटी में चेंज होना रुक जाएगा, इसलिए उसे टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो vt पता करना है तो f की वैल्यू mg रख दो और हमारा आंसर आ जाएगा। एक होती है पॉजिज इक्वेशन, इसका अभी तक कोई क्वेश्चन नीट में मुझे मिला नहीं है। पॉजिज इक्वेशन क्या होती है? अगर हमारे पास यहाँ पर एक ट्यूब है, उसमें हम डेल्टा पी का प्रेशर लगाते हैं, इधर एक्सेस प्रेशर लगाया है, इधर कम प्रेशर है, तो यहाँ से फ्लो होगा कुछ, और उस फ्लो क्यू और डेल्टा पी के बीच में हमारे पास ये एक रिलेशन है। और साथ में रेनॉल्ड्स नंबर, इसके भी क्वेश्चन नीट में ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। रेनॉल्ड्स नंबर होता है रो वी डी अपॉन ईटा। यहाँ पे v
फ्लो की वेलोसिटी है, फ्लो रेट, है ना। डी जो भी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होती है, ट्यूब है तो ट्यूब की लेंथ होगी या डायमीटर होगा, कुछ ना कुछ इस तरीके से चीज़ें होती है। और डेंसिटी उसकी होती है, ईटा उसकी विस्कोसिटी होती है, ठीक है। अगर वो 2000 से ज़्यादा होता है रेनॉल्ड्स नंबर तो फिर फ्लो हमारा टर्बुलेंट होता है, अगर 1000 से कम है तो लैमिनर होता है। ओके, इसके और इसके तो सवाल आए नहीं है, इन दो पे काफ़ी सवाल आते हैं नीट में, उनको हम सॉल्व करते हैं। ये फिर भी वैल्यूज याद होनी चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको पॉज करके सॉल्व करना। पहले मैं समझा देता हूँ इसमें हो क्या रहा है। टू स्मॉल spherical metal balls having equal masses are made from materials of density ρ1 and ρ2। डेंसिटी एक की दूसरे का 8 गुना है and have radii of 1 millimeter and 2 millimeter respectively। They are made to fall vertically from rest in a viscous medium whose coefficient of viscosity equals to eta and whose density is इतना। अच्छा, उस विस्कस मीडियम की भी डेंसिटी दे दी है तो उसके कारण कुछ बॉयंट फोर्स भी लग रहा होगा, हमें वो भी चेक करना। द रेशियो ऑफ देयर टर्मिनल वेलोसिटीज विल बी। इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसको ऐसे सॉल्व करो। हमें जिस वक्त टर्मिनल वेलोसिटी हो जाती है उस वक्त नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, ऊपर की तरफ लग रहा होगा f बॉयंट एंड f विस्कस। हमें क्या कर देना, एफ बी प्लस एफ विस्कस इज इक्वल टू एफ ग्रेविटेशनल। एफ बॉयंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, डेंसिटी ऑफ जो भी हमारी यहाँ पर एयर वेयर जो भी विस्कस मीडियम था जिसकी वैल्यू है 0.1 ρ2, तो इसको मैं डेंसिटी ऑफ मीडियम बोल देता हूँ, मीडियम इंटू वॉल्यूम, ठीक है, इंटू जी प्लस विस्कस फोर्स लग रहा होगा 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू फोर्स नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा एम जी। ये कर लोगे तो इससे आपको वी टर्मिनल का कुछ फॉर्मूला मिलेगा। दोनों के लिए वी टर्मिनल निकाल के उनका रेशियो निकालना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ओके, देखो इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे हम। यहां से हमारे पास इस वैल्यू को मैं बॉयंट फोर्स को इस तरफ ले जाऊं तो देखो हमारे पास क्या आ जाता है, 6 पाई ईटा आर वी वेलोसिटी इस बार टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी इज इक्वल टू एम जी। मास क्या हो जाता है, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ जो भी मटेरियल है ना, इंटू जी माइनस हमारे पास ये वाली टर्म इधर आ गई है तो यहाँ पर भी हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम फिर से वही हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ हमारा विस्कस मीडियम जो भी है तो विस्कस मीडियम इंटू जी। यहाँ पर देखो पाई से पाई कट गया, लेकिन पाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें दोनों का रेडियस अलग अलग है ना, हमें रेडियस और डेंसिटी की टर्म्स में खेलना है। तो ये रेडियस से भी यहाँ पे आर स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे सिर्फ आर स्क्वायर बच जाएगा। अब हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी टर्मिनल इज इक्वल टू सम कांस्टेंट होगा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप कांस्टेंट ले सकते हो। अंदर बच जाएगा हमारे पास डेंसिटी ऑफ मटेरियल माइनस डेंसिटी ऑफ जो हमारा विस्कस मीडियम था और इनटू आर स्क्वायर, उसकी प्रोपोर्शनल आ रही है चीज़। यहाँ पे मैं कुछ कांस्टेंट के लगा सकता हूँ। इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला आ गया। हमें एग्जैक्ट के की वैल्यू पता करने की जरूरत नहीं है, ईटा वीटा आ रहा होगा उसमें, क्योंकि हमें तो रेशियो पता करना है, ठीक है। तो अब हमें क्या पता करना है, VT1 डिवाइडेड बाय VT2, उसको सॉल्व करते हैं। VT1 डिवाइडेड बाय VT2 इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू हो जाएगी डेंसिटी ऑफ मटेरियल। पहले वाले का मटेरियल क्या है, पहले वाले के मटेरियल की डेंसिटी है ρ1 जिसकी वैल्यू है 8 टाइम्स ρ2, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 8 टाइम्स ρ2 माइनस डेंसिटी ऑफ विस्कस मटेरियल, उसकी वैल्यू कितनी है 0.1 टाइम्स ρ2, 0.1 टाइम्स ρ2 डिवाइडेड बाय नीचे VT2 के लिए क्या चीज हो जाएगी, VT2 के लिए सेम चीजें लिखो, तो उसकी डेंसिटी कितनी है ρ2 माइनस विस्कस मीडियम की डेंसिटी कितनी है अगेन 0.1 ρ2, साथ में आर स्क्वायर है। पहले वाले का रेडियस कितना है, पहले वाले का रेडियस है 1 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर। ये हमारा आंसर आने वाला है। यहाँ पे अगेन आप देखोगे ρ2 सारे के सारे कैंसिल हो जाते हैं, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाता है, ऊपर हमारे पास बचता है 8 माइनस 0.1 यानी कि 7.9 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.1 यानी कि 0.9 इंटू 1/4, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 79/36, जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1।
अच्छा सवाल था, कैलकुलेशंस थोड़ी लंबी खींची। यहाँ पर गलती क्या हो सकती थी कि हम ये बॉयंट फोर्स को कंसिडर ही नहीं करते, तो उस केस में आई थिंक जो हमारा आंसर आता वो यहाँ पर बॉयंट फोर्स को आप कंसिडर नहीं करोगे तो ये आ जाता 8 × 1/4 यानी कि 2। तो 2 इनने ऑप्शन ही नहीं दिया, तो वो आंसर हमारा आ ही नहीं सकता। इनको एक ऑप्शन 2 दे देना चाहिए था, कुछ लोग उसको गलत मार्क करके आ जाते। अगला सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्टार मार्क्ड है, इसको आप जरूर सॉल्व करने की कोशिश करना। अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस आर फॉल्स फ्रॉम रेस्ट इन अ विस्कस लिक्विड, ठीक है। एज अ रिजल्ट हीट इज प्रोड्यूस्ड, क्या हो रहा है, जीप को लड़खड़ा रही, टू द विस्कस फोर्स। The rate of production of heat when the sphere attains its terminal velocity is proportional to, वो इनमें से किसी एक के प्रोपोर्शनल आने वाला है। तो इसको अप्रोच कैसे करेंगे, देखो हमारे पास जो भी इसके ऊपर नीचे की तरफ कुछ फोर्स लगता है mg, और ऊपर की तरफ इसके ऊपर विस्कस फोर्स लगता है fv। हमें पता है कि जो हमारा फोर्स विस्कस होता है उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 6 पाई ईटा आर वी। जिस वक्त उसकी टर्मिनल वेलोसिटी आ गई है यहाँ पर एफ की वैल्यू हो जाएगी mg के बराबर। अब यहाँ पर हमारा मास जो है वो भी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी हो जाता है, और यहाँ पर भी एक r की वैल्यू है, तो vt और r का कुछ रिलेशन आने वाला है, इसको आप पता करो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, फिर हम इसको देखते हैं, है ना। कुछ वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास, और हीट प्रोडक्शन की रेट क्या होती है, वो कुछ पावर डिसिपेशन हो रहा होगा ना, तो पावर की वैल्यू आ जाती है फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये चीज पता करो, ये आर की किस पावर के प्रोपोर्शनल आ रही है, 1k की 2k की 3k। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, नहीं करने वाले, ठीक है। देखो हम करते हैं, यहाँ हमारे vt की वैल्यू आ जाती है, यहाँ से vt इज इक्वल टू मास की वैल्यू कितनी थी, मास हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी, अब जो भी उसकी डेंसिटी है इंटू जी डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर। तो यहां से मैं लिख सकता हूं vt इज प्रोपोर्शनल टू सम कांस्टेंट इंटू आर स्क्वायर। वेलोसिटी आ गई। फोर्स की वैल्यू कितनी है, फोर्स हो जाता है mg, जिसकी वैल्यू है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी। तो ये भी हमें पता है, सम दूसरा k2 टाइम्स आर क्यूब आ रहा है। हमारी पावर आ जाती है, पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी, तो ये आ जाता है k1 k2, ये अगर k1 था k1 k2 इंटू आर की पावर 5, जिससे हमारी पावर इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 5 आ जाता है। ये हमारा आंसर है। तो इसमें एक्चुअली हो क्या रहा होगा, हम इस बॉल का रेडियस अलग अलग चेंज करते हैं, तो वहां पर हमारी इसका मास के कारण ये भी बदलता है और ये वाला फोर्स भी बदलता है, तो दोनों के कारण टर्मिनल वेलोसिटी का कुछ तो होता है। इस तरीके से अगर आप प्लॉट करने जाओगे तो ऐसा कुछ ग्राफ आ जाएगा। हमें क्या करना है, हमें तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना था। आगे चले, द टर्मिनल वेलोसिटी वी आर ऑफ ए स्मॉल, ये वी टी क्यों नहीं बोल देते यार इसको, ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल ऑफ रेडियस आर falling under gravity through a coulomb of viscous liquid of coefficient of viscosity eta depends upon mass of the ball m, acceleration due to gravity g, coefficient of viscosity eta and radius r. Which of the following relation is dimensionally correct? अरे यार हमें क्या पता है, देखो नीचे की तरफ उस पे लगता है हमेशा mg, ऊपर की तरफ हमारे पास लगता है फोर्स विस्कस। हमें पता है फोर्स विस्कस इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर, ये चीज हमें पता है। हमसे क्या पूछा है, वी आर इज प्रोपोर्शनल टू एम जी आर अपॉन ईटा, तो ये वी आर थी ना इनकी टर्मिनल वेलोसिटी, तो यहाँ से वी आर की वैल्यू आ जाती है एम जी अपॉन 6 पाई ईटा आर। सिर्फ डायमेंशन की बात करें तो हमारे पास देखो एम जी अपॉन ईटा आर आता है, एम जी अपॉन ईटा आर, हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आ जाता है। इस तरीके से इसे सॉल्व करना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। आगे चला जाए, इसके साथ हमारे पास लास्ट टॉपिक आ जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स का, जो है सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन बहुत ही अजीब सा टॉपिक है, लोगों को लगता है। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी लिक्विड है सरफेस, उसमें किसी भी लाइन आप खींचोगे तो उस दोनों तरफ लिक्विड ना इधर उधर खींचता रहता है, और जो फोर्स लगता है वो खींचने का, उसकी वैल्यू होती है एस टाइम्स एल। लेंथ यहाँ पे ये वाली लेंथ एल हो जाती है, एस सरफेस टेंशन होती है, उस लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, उसकी कुछ वैल्यू होती होगी न्यूटन पर मीटर में। अच्छा, कोई भी जब हम गुब्बारा बनाते हैं फूक करके, तो उसका कुछ सरफेस एरिया होता है, उस सरफेस एनर्जी बनाने में, है ना,
उसमें हमारी कुछ एनर्जी खर्च होती है जिसकी वैल्यू होती है S इंटू ए, जो भी एरिया है, और S से आप मल्टीप्लाई कर दो। अगर हमारे पास देखो कुछ प्रेशर का डिफरेंस होता है, मान लो हमारे पास इस तरीके से बबल होता है, अब बबल को मैंने बीच में से काट दिया, तो यहाँ पर ऐसे 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 पूरे में विस्कस सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा होगा, उसके कारण ये पूरा इधर आना चाहेगा, लेकिन उसको रोक कौन रहा है? यहाँ पर हमारे पास एक्सेस प्रेशर है डेल्टा पी, तो डेल्टा पी उसे इधर रोकना होगा। तो डेल्टा पी की जो वैल्यू होती है वो 2s अपॉन आर आ जाती है, जहां पर आर ये वाला कर्वेचर का रेडियस होता है। ठीक, ये पर सरफेस है। इसका मतलब अगर मेरे पास ऐसे यहाँ पर एक बबल हो, इस तरीके से पानी का बबल होता है, सोप बबल होता है, उसमें हमारे पास एक्चुअली दो सरफेस होती है, एक इनर सरफेस एक आउटर सरफेस, उसके बीच में लिक्विड भरा होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक सरफेस होती है, एक इंटरफेस है एयर लिक्विड का, है ना, एक ही इंटरफेस है। तो यहाँ पर जो चेंज इन प्रेशर होता है वो हो जाता है डेल्टा पी इज इक्वल टू 2s अपॉन आर। यहाँ पर रेडियस ये वाला आर होता है, लेकिन हमसे अक्सर पूछा दिया क्या होता है क्वेश्चन में, ये ट्यूब का डायमीटर दिया होता है हमें, ये वाला, ये कैपिलरी ट्यूब है, तो उनके बीच में हमारे पास रिलेशन आता है 2s अपॉन ए कॉस थीटा। बस इतने से ही फॉर्मूले, इसमें सारी चीजें हो जाती है, यहाँ तक भी हम नहीं पहुंचेंगे, इतने में ही हमारा काम हो जाता है। देखो बहुत ही आसान से फॉर्मूला, एस एल सरफेस एनर्जी एस ए डेल्टा बेस 2s अपॉन आर, बस। अब देखो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। वाटर राइजेस टू हाइट h इन ए कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, हमारे पास मान लो यहाँ पर ऐसे पानी भरा हुआ था किसी चीज में, इसमें हमने एक ऐसे कैपिलरी ट्यूब डाली है, इसमें हमारा थोड़ा ऊपर पानी ऐसे h हाइट पे आ जाता है। वाटर राइज, अच्छा, इफ द लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब अबव द सरफेस ऑफ वाटर इज मेड लेस देन h, तो हमने इतनी बड़ी ट्यूब बनाई ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में मान लो हमारी ट्यूब बस इतनी सी ही है, उस केस में क्या हो जाएगा? तो क्या यहाँ पर पानी तो देखो ऊपर आने की कोशिश करेगा, पानी तो यहाँ तक आ सकता था इस लेवल तक, अब उस लेवल तक हमारी ट्यूब ही नहीं है, तो क्या यहाँ पे ऐसे फुवारा चल जाएगा हमारा? तो वही कुछ ऑप्शन है, हमें देख के बताना है क्या हो जाएगा। वाटर राइजेस अप टू द टॉप ऑफ द कैपिलरी ट्यूब एंड स्टेज देयर विदाउट ओवरफ्लोइंग। तो एक्चुअली ये होता है, हम देखते हैं कि ऐसे फुवारा नहीं चलता, नहीं तो यहाँ डायनामो लगा करके ना हम परमानेंट पावर प्लांट बना लेते हैं और वो हो जाता है, लेकिन वो नहीं होता है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन तो आ गया। ऐसा होता है कि वाटर राइजेस अप टू अ पॉइंट अ लिटिल बिलो द टॉप एंड स्टेज देयर, नहीं ये भी नहीं होता, वाटर एकदम यहीं तक आ जाता है, जितना मैक्सिमम आ सकता है उतना आ जाता है। ऐसा होता है क्यों? देखो हमारे पास मान लो ये इस तरीके से कैपिलरी ट्यूब, पानी मान लो यहाँ तक आ सकता है, तो पानी यहाँ तक क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे फोर्स लग रहा होता है सरफेस टेंशन का, उसके कारण पानी ऊपर खींचता है। अब मान लो हमारी ट्यूब हमने यहाँ तक ही बनाई है ना, इतनी सी ही ट्यूब है, उसकी हाइट यहाँ तक, पानी ऊपर चलते चलते यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, अभी भी इसके ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये ज्यादा ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे सरफेस ही नहीं है। तो इस केस में हमारी नई सरफेस कुछ ऐसी बन जाती है। अब जो सरफेस टेंशन का फोर्स लगता है वो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में लगने लगता है, तो इन फोर्सेस का कुछ कंपोनेंट ही इसे ऊपर खींच रहा है ना, इसका भी कुछ कंपोनेंट ऊपर खींच रहा है, तो ऊपर की तरफ वाला नेट फोर्स की वैल्यू कम हो गई, यहाँ पे पूरा पूरा फोर्स खींच रहा था, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कंपोनेंट ही ऊपर खींचा है, इसीलिए ये और ऊपर नहीं जाता है और यहाँ पर आकर के ये रुक जाता है। तो ओवरफ्लो ऐसे कभी भी नहीं होगा, कभी ओवरफ्लो नहीं हो सकता। तो इनमें से सारे ऑप्शन हट जाएंगे, हमारा सिर्फ ऑप्शन ए आ जाता है। आगे चलते हैं, आगे क्या हो रहा है देख ले एक बार थोड़ा। The wettability of a surface by a liquid depends upon primarily on, इसका आंसर क्या है? वेटेबिलिटी क्या होता है? किसी भी चीज को कोई लिक्विड गीला करता है कि नहीं करता है। तो मान लो हमारे पास इस तरीके से एक सरफेस है, इसके ऊपर अगर मैं एक लिक्विड डाल दूं तो हो सकता है हमारी ड्रॉप ऐसे बन जाए, या हो सकता है हमारी ड्रॉप ऐसे बने, या हो सकता है हमारी ड्रॉप कुछ ऐसी बने, है ना। तो इसमें हम बोलेंगे कि ये लिक्विड उसको गीला करता ही नहीं है, सरफेस पे फैलता ही नहीं है, हम बोलेंगे इसने पूरा गीला कर दिया, जितना मैक्सिमम हो सकता है फैल जाए। तो यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, ये वाला जो एंगल होता है ये थीटा, ये होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पर हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट कौन सा हो जाएगा? ये वाला हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा हो जाएगा। जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होता है वो कम वेट करता है, जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट कम होता है वो ज्यादा वेट करता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द सरफेस, ये हमारा आंसर है। डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है इसका, सरफेस टेंशन के कारण होता है, लेकिन सरफेस टेंशन का ही नेक्स्ट लेवल आ जाता है हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। विस्कोसिटी भी हमारा आंसर नहीं होगा, सी हमारा आंसर है। अच्छा, पानी और ग्लास के बीच में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो होता है 0 डिग्री, इसलिए पानी ग्लास को अच्छे से गीला कर देती है।
और पानी को आप किसी वो पत्ते पे डालो या बतख के पंख पे डालो तो वहाँ पे वो वेट नहीं करता है, वहाँ पे ऐसा कुछ पानी की ड्रॉप बन जाती है, आपने देखा होगा कमल के पत्ते पे पानी की ड्रॉप्स बन जाती है, वो उसको वेट नहीं करते। अब वैसलीन लगा दो अपने हाथ पे, फिर आप पानी की ड्रॉप डालो, वेट नहीं करेगी। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन प्योर वाटर एंड प्योर ग्लासेस, दिस इज अ स्पेशल वैल्यू, कुछ नहीं करना, आपको याद रख लेना, उसकी वैल्यू 0 डिग्री है, इसीलिए पानी ग्लास को अच्छे से वेट कर देता है। ऑलराइट, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको जरूर से सॉल्व करना है। अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r is immersed in water and water rises it in it up to a height h. The mass of the water in the capillary is 5 gram. Another capillary tube of radius 2r is immersed in water. The mass of water that will rise in this tube is, तो बहुत अच्छा सवाल है, कैसे सॉल्व करोगे देखो मैं बताता हूँ। हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से मान लो कोई ट्यूब होती है, कैपिलरी ट्यूब है ये, इसमें वाटर इस तरीके से राइज करता है, ऐसे नहीं बनाएंगे, मैं इसको ऐसे बनाऊँ, ठीक है। क्यों राइज करता है, यहाँ पर कुछ हमारे पास फोर्स लगा होगा, फोर्स इज इक्वल टू mg, ये एक्सेस मास है, इसके कारण नीचे की तरफ mg लगा होगा, और ये वाला फोर्स दोनों बराबर होंगे तभी जाकर के हमारे पास इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अगर हम इसकी थिकनेस बढ़ा देते हैं तो फिर हमारे पास यहाँ पर ये वाला मास की वैल्यू बढ़ जाती है, फोर्स उतना ज़्यादा शायद बढ़ नहीं पाता है, तो इसलिए ये हाइट इस बार इतनी ऊपर नहीं आ पाएगा। तो वो हाइट कहाँ तक आता है, हमें यही रेशियोज पता करना है, ठीक है। कैसे पता करेंगे, देखो हमारे पास यहाँ पर, इसको आप ऐसे समझो कि ये हमारी एक सरफेस है ना, एक कर्व्ड सरफेस है, तो कर्व्ड सरफेस पे हमारे पास कुछ प्रेशर का डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P ATM, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P ATM, यहाँ पर प्रेशर कुछ कम हो जाएगा, जो डेल्टा P की वैल्यू कितनी हो जाती है 2s/r। रेडियस कौन सा होता है इस बबल का रेडियस, ये वाला r, ठीक है। डेल्टा P इज इक्वल टू 2s/r। अच्छा, यहाँ पर कुछ प्रेशर का डिफरेंस है, वही हो जाता है इसके बराबर, ये क्या वैल्यू है हमारी, इज इक्वल टू ρg, ठीक। ओके, हमसे पूछा क्या है, हमें हाइट के बारे में नहीं पूछा, हाइट के बारे में पता करना होता तो हम पता कर लेते, हमें पता करना है मास के बारे में, इसका मास क्या है। अच्छा, इस वाटर का मास क्या है, वो है डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट, है ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी है हमारे पास, यहाँ पे हाइट है, इसको मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो ये 2s/r इज इक्वल टू ρgh, यहाँ भी मैं r² से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ भी मैं r² से मल्टीप्लाई कर दूँ, और यहाँ पर मैं कर दूँ, यहाँ पर वैल्यू बन जाती है ये ρ इंटू g इंटू v, और ये आ जाता है हमारा 2sr। रो इंटू वॉल्यूम बन जाता है हमारा m इज प्रोपोर्शनल टू 2srg, तो m इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस r। अगर हमने रेडियस डबल कर दिया है ना, हमने इसका रेडियस डबल कर दिया तो ऐसी हमारी ट्यूब हो जाएगी। तो हमारी यहाँ पर हाइट ज़रूर कम उठती है, लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि इसका वॉल्यूम बढ़ गया है तो इसका मास ज़्यादा हो जाता है। अगर हमने रेडियस डबल किया है तो जो मास ऊपर उठा है पानी का, उसकी वैल्यू भी डबल हो जाएगी। पहले 5 ग्राम उठा था, तो अब की बार 10 ग्राम उठेगा, भले ही कम हाइट तक उठेगा लेकिन उठेगा 10 ग्राम, हमारा आंसर हो जाता है बी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, इसको प्लीज सॉल्व करना जरूर खुद से बना करके। A soap bubble having radius of 1 millimeter is blown from a detergent solution having a surface tension of इतना, ठीक है। The pressure inside the bubble equals at a point Z0 below the free surface of water in a container. Taking G is equal to this, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हमें क्या बताना है, हमारे पास 2 केस हैं, एक केस होता है ऐसे बबल है, दूसरा केस है पानी भरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बाहर यहाँ पे था PATM, यहाँ पर भी बाहर कितना है PATM। अब मैं अगर इस बबल के अंदर घुसूंगा, सरफेस टेंशन के कारण हमारा प्रेशर बढ़ जाएगा। कितना प्रेशर बढ़ जाता है, डेल्टा P इज इक्वल टू 2s/r होता है, एक सरफेस को आप क्रॉस करते हो तो। लेकिन हमें पता है कि जो ऐसे सोप का बबल होता है उसमें एक्चुअली हमारे पास 2 सरफेस होती है, यहाँ पर लिक्विड भरा होता है, दिस इज सरफेस नंबर 1, दिस इज सरफेस नंबर 2। तो हमारे पास 2
इंटू 2s/r या फिर इसको आप 4s/r भी बोल सकते हो इज इक्वल टू, यहाँ पर से अगर मैं h हाइट नीचे आऊंगा तो कितना प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी वैल्यू आ जाती है रो जी एच। तो हमसे ये h पूछा है, h की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज रख दो और सॉल्व कर लो। अब क्या सॉल्व करो, तो बचा नहीं कुछ सॉल्व करने के लिए, मैं ही कर देता हूँ। h की वैल्यू आ जाती है 4s/r इंटू रो इंटू जी। 4 इंटू एस की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू कितनी है, आर इज 1 मिलीमीटर यानी 10⁻³ इंटू रो की वैल्यू है 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू होती है 10। तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज तो ऐसे कैसे कट जाएंगी, 4 इंटू 2.5 की वैल्यू होती है 10, तो ये 10 से ये 10 कट जाए, हमारे पास आंसर आ जाएगा 10⁻² यानी कि 1 सेंटीमीटर। इतना ये मीटर है ना, 1 सेंटीमीटर हमारा आंसर आया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल लग रही होगी, ठीक है। A certain number of spherical drops of a liquid of radius r coalesce to form a single drop of radius r। तो बहुत सारी छोटी छोटी ड्रॉप्स थी इस तरीके से और वो सब मिल करके एक बड़ी ड्रॉप बना लेते। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ एनर्जी या तो रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। क्या होगा, देखो यहाँ पर हमारी सरफेस एरिया ज्यादा रहता है, छोटी छोटी ड्रॉप्स का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, यहाँ पर सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो वो सरफेस एनर्जी कम हो जाती है। यहाँ पे एनर्जी ज्यादा थी, यहाँ पे एनर्जी कम हो गई, तो एनर्जी कहीं ना कहीं रिलीज हुई होगी, या तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। इसका उल्टा होता है, जब हम एटमाइजर का यूज करते हैं, हमारे पास एक बूंद होती है, उससे हम बड़ी खूब सारी छोटी छोटी बूंदें बनाते हैं। इसमें सरफेस एनर्जी हमें एक्स्ट्रा देनी पड़ती है, यहाँ पे कुछ वर्क करना पड़ता है, तभी हमारे पास छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बनती है। एटमाइजर इसीलिए खूब ज्यादा एनर्जी चूसते हैं, ठीक है। तो हमें वही बताना है कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी। पहली बात तो एनर्जी रिलीज हुई है ना, और अब देखते हैं कितनी रिलीज हुई होगी। तो हमारे पास जो एनर्जी होती है, चेंज इन एनर्जी हो जाएगा फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल, विच इज इक्वल टू एस इंटू ए फाइनल माइनस एस इंटू ए इनिशियल, या फिर आप इसको लिख सकते हो एस इंटू डेल्टा ए। आ गया। अब इस वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। मैं ही सॉल्व करता हूँ इसको। यहाँ पर देखो हमारे पास एस को मैं लेता हूँ चेंज इन एरिया, तो हमारे पास फाइनल एरिया कितना है, उसकी वैल्यू हो जाती है, एक सिंगल ड्रॉप बन गई ना हमारे पास आर की, तो पाई 4πr² माइनस इनिशियल एरिया हमारे पास कितना था, n टाइम्स 4πr का स्क्वायर। अब इस तरीके का हमें कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे नहीं रहा है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें देखो ऑप्शन में v दिख रहा है, t दिख रहा है, t इज सरफेस टेंशन, तो मैं s की जगह अब t यूज कर लेता हूँ। 4π मैं यहाँ पर कॉमन ले सकता हूँ, तो 4π, अच्छा कॉमन भी नहीं लूंगा। देखो यहाँ पर हम वॉल्यूम से खेलते हैं, 4πr², इसको मैं r से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ और 3 से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 4/3πr³ इंटू 3/r माइनस n इंटू 4/3πr³ इंटू 3 डिवाइडेड बाय स्मॉल r। अच्छा ये क्या चीज है 4/3πr³, ये हमारा वॉल्यूम है, फाइनली कितना वॉल्यूम होगा। ये क्या चीज है 4/3πr³ इंटू n, ये हमारा इनिशियल वॉल्यूम है। दोनों की वैल्यू v और v है, तो हम उसको कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ जाएगा हमारा tv, अंदर क्या बचा हमारा, अच्छा 3 को भी कॉमन निकाल दो, तो 3 हमारा अंदर बचता 1/r माइनस 1/स्मॉल r। ओके, ये हमने क्या लिख दिया, ये हमारा फाइनल एरिया, ये इनिशियल एरिया। तो इनिशियल एरिया हमारा ज्यादा था, फाइनल एरिया कम था, तो ये वाली वैल्यू एक्चुअली नेगेटिव आने वाली है। यहाँ पे भी आप देखो ये वाली वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो ये मैंने गलत लिख दिया, हमको एक्चुअली इसका उल्टा लिखना था। तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी, तो 1/r एक्चुअली हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा। इतनी एनर्जी हमारी रिलीज हुई है, ये साइन कन्वेंशन की वजह से थोड़ी सी गड़बड़ होगी। हमें पता होना चाहिए जब भी एरिया कम होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, एरिया बढ़ता है तब हमें एनर्जी डाल के कुछ वर्क करके एरिया बढ़ाना पड़ता है। इसी के साथ हमने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए फ्लूइड मैकेनिक्स के। तो अब आप आ जाओ, अनअकैडमी पे हमारी लाइव क्लासेस होगी। उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करनी है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। मेरा कोड यूज़ कर लो यार विक्रांत, और मिलते हैं लाइव क्लास में, लाइव इंटरेक्शन करेंगे। डाउट और पूछना मुझसे, ठीक है। यूज़ माई कोड विक्रांत एंड सारे कलरफुल नोट्स डाउनलोड करने हैं तो गो टू dit.ly/physics and game, इसको टाइप करो ब्राउजर में, और मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में जो है
थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर।